एक रिएक्शन दे कि H2 है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है ना, और ऑक्सीजन किसके फॉर्म में होता है, ये भी गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2। क्या बनाते हैं, H2। क्या बना देते हैं बताओ, H2। तो इस रिएक्शंस को अगर हम देखें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये वाला क्या है, ये वाला प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? यहां से एक टर्म डिराइव होता है, केमिकल इक्वेशन। क्या डिराइव होता है, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, पढ़े हैं ना। सिंबल और केमिकल फार्मूला बनाने के पीछे मेरा मोटो क्या था, हम क्यों बनाए थे, सिंबल क्यों लिख रहे थे। बेसिकली बनाने का मेन मेरा उद्देश्य ये भी था कि हमको टाइम कम लगे, ठीक है, पेपर की भी बचत हो। ये बनाने का मेन मोटो भी तो था ना। जैसे हम लिखेंगे सोडियम, क्या लिखेंगे, हमने लिखा सोडियम, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा सोडियम, उसके बदले में हमने क्या लिख दिया, सिंपली Na। तो हमें क्या लगा, टाइम कम लगा, बोलो हाँ या ना। और स्पेस की भी क्या हो गई, बचत हो गई। और हर कंट्री में ये अप्लीकेबल है ये सिंबल, हाँ या ना, हर कंट्री में। अगर हम सिर्फ सोडियम लिखेंगे तो हो सकता है कि इंग्लिश नेम, एक कंट्री में इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज चलता है, किसी और कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज, तो जिस कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज चलता है उस कंट्री में तो ये अप्लीकेबल होगा, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलता है क्या वहाँ पर अप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो इसलिए हम क्या डिराइव करते हैं, सिंबल और केमिकल फार्मूला। अब क्या करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम एक्सप्रेस्ड करते हैं इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, जब उनको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस्ड कर देते हैं, सिंबल एंड फार्मूला के टर्म में एक्सप्रेस्ड कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन expressed in term of symbol and formula of किसका भाई, तो रिएक्टेंट एंड कोची क्या, रिएक्टेंट एंड क्या, प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, या तो सिंबल यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं, फार्मूला। किसका, रिएक्टेंट या किसका, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम सिंबल या फार्मूला यूज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इज नोन एज, इज नोन एज क्या, केमिकल, बोलिए, इक्वेशन। उसे क्या नाम देते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। When a chemical reaction expressed in term of symbol and formula of reactant and product is known as chemical equation। सही है, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल हम समझते हैं। When, ऐसे लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, oxide is formed when calcium carbonate is heated। ये क्या लिखा हुआ बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, कब, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया है, ये एक रिएक्शंस लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है,
ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है एक रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस रिएक्शंस को हमें किस में यूज करना है, इक्वेशन के फॉर्म में, किस में एक्सप्रेस कर देना है, इक्वेशन के फॉर्म में। ये एक्सप्रेस्ड कब होगा, एक रिएक्शन इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कब होगा, जब उसके अंदर के जो रिएक्टेंट होंगे और क्या होंगे, प्रोडक्ट का हम क्या यूज करेंगे, सिंबल और फार्मूला। हमें क्या यूज करना है, सिंबल, क्या यूज करना है, फार्मूला। अच्छा, सिंबल और फार्मूला ये दो चीज़ें हैं। सिंबल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है और फार्मूला किसी केमिकल कंपाउंड के लिए यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना, ये पढ़े हो ना आप लोग कि सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम, सिंबल यूज होता है किसके लिए, एलिमेंट्स के लिए। जब भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करना हो तो क्या यूज करेंगे, सिंबल। और जब हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, तो किसके लिए होगा, केमिकल कंपाउंड के लिए। सही है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से आप देखिए, आप सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या करना है कि इसमें कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। आपको ये बताना होगा इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। अगर हम यहाँ लिखें कि बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन है, तो क्या कहिएगा, इसमें रिएक्टेंट कौन है तो क्या कहिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। कौन है रिएक्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने लिखा कैल्शियम कार्बो क्या नेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, रिएक्टेंट है। अगर हम बोले प्रोडक्ट इसमें कौन है तो क्या कहिएगा, प्रोडक्ट कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन है बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड। और कौन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है। रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ तक कोई समस्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनका ना सिंबल यूज करेंगे और फार्मूला यूज करेंगे। कैसे, तो जैसे कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, रिएक्टेंट को पहले लिखते हैं, लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, CaCO3। तो हमने लिखा CaCO3 और इसे क्या किया गया है बताइए, क्या किया गया है, हीट। तो हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया और बना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे हम, CO2। एक बात याद रखिए, यहाँ प्रोडक्ट क्या गो है, रिएक्टेंट क्या गो था। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, प्रोडक्ट या में से कोई भी एक से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कोई भी एक से ज़्यादा हो, तो उसके बीच में क्या लगाएंगे हम, प्लस का सिंबल। तो ये जो मेरा बन गया, ये मेरा क्या बन गया बताइए, ये केमिकल इक्वेशन। क्या किया हमने क्या किया कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे उसका हमने क्या यूज कर दिया, फार्मूला। क्या यूज कर लिया, फार्मूला। और ये मेरा क्या कहला गया बताइए, केमिकल इक्वेशन। क्या ये वाला सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक और रिएक्शन से हम बात करते हैं, एक और क्या बात करते हैं, रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम ये लिखे कि नाइट्रोजन गैस react with hydrogen and formed अमोनिया। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, अमोनिया का। आप पहले एक बार देखिए कौन सी गैस है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ। और क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया। आप हमें बता सकते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन है, आप हमें बता सकते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन है, कौन से गैस है, नाइट्रोजन गैस है। वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ऑन एंड कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सही है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कौन सा है, अमोनिया है। प्रोडक्ट में कौन सा है, अमोनिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। एक और चीज़ हम बता दें, कुछ ऐसे सबस्टांस है जब रिएक्शंस में वो लिखे जाते हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, मॉलिक्यूलर। जैसे हम हाइड्रोजन गैस की अगर कोई बात करेगा, किसकी बात करेगा, हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस हमेशा अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। किस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यानी हाइड्रोजन गैस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, H2। अगर नाइट्रोजन गैस आ गया, कौन सा गैस आ गया, नाइट्रोजन गैस,
अगर रिएक्शन में कहीं लिख रहा है कि नाइट्रोजन गैस है तो हम इसका मोलिकुलर फॉर्म यूज करेंगे, लिखेंगे क्या N2, क्या लिखेंगे N2। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पर ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन गैस के लिए हम क्या यूज करेंगे? O2। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मान लीजिए कहीं आ गया क्लोरीन, क्या आ गया? क्लोरीन आ गया, क्लोरीन गैस आ गया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? Cl2। ठीक है। अगर कहीं पर मान लीजिए कि ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन सिर्फ आ गया, तो ब्रोमीन के लिए क्या यूज करेंगे हम? Br। तो ये सब जब भी आएंगे तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? मोलिकुलर फॉर्म में। किसके फॉर्म में रहेंगे? मोलिकुलर। तो यहाँ पर कौन किसके साथ रिएक्ट किया है? नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोजन के साथ। क्या बना दिया? अमोनिया। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखें? नाइट्रोजन के लिए क्या लिखें? N2। नाइट्रोजन के लिए क्या लिखे? N2 और प्लस लगा दें। और किसके साथ रिएक्ट किया? हाइड्रोजन के साथ, तो क्या H2 लगा दे? देखिए दो रिएक्टेंट है कि नहीं? रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट कितने हैं? दो। और दो रिएक्टेंट जब भी रहेंगे तो उसके बीच में क्या देंगे? प्लस। अगर दो प्रोडक्ट रहेंगे तो भी उनके बीच में क्या रहेगा? यानी कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का नंबर अगर एक से ज़्यादा हो तो हमेशा उसे किस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस साइन के साथ। किस साइन के साथ लिखते हैं? प्लस साइन के साथ। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? एरो। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन इफेक्ट। और इसके बाद क्या बन जाएगा? अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है? NH3। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अभी हम बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ रिएक्शंस को लिखना सिखा रहे हैं। क्या ये कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है? कोई समस्या है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? एक बार नोट कर लो। कर रहा है H2 गैस के साथ, और क्या बना दिया बताइए? NH3। क्या बनाया? NH3। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। सही है? हाँ या ना? अच्छा एक बात हमें समझाओ आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? हम ये पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग एनी चेंजेस मास कैन नाइदर बी, हम यही पढ़ते हैं ना। यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही किसका मास होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है कि मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी कि हमेशा किसी भी चेंजेस में मास हमेशा कंजर्व रहेगा। मास हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। बात समझ में आ रही है? अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ इधर देखें तो इस रिएक्शंस में मास कंजर्व होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए? कंजर्व। तो नाइट्रोजन आपको पता है 14 टू जा कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। कितना हो जाएगा? हाँ या ना? यहाँ अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो होगा। और यहाँ अगर निकाले तो कितना आ जाएगा बताइए? 14 + 1 इंटू कितना? 3, तो कितना आ जाएगा? 17। क्या लग रहा है? ये इधर कितना है टोटल? 30 ग्राम। इधर कितना है? 70 ग्राम। क्या यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ फॉलो होना चाहिए। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होना चाहिए ना, बट यहाँ पर बराबर तो है नहीं। यानी यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? तो नहीं कर रहे, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखोगे तो दोनों तरफ रिएक्टेंट्स के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स आपस में बराबर, और चूंकि रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो। और जब कोई रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है तो उस रिएक्शंस को गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? तो हमें जरूरी क्या है कि हम उस रिएक्शंस को क्या करें? बैलेंस करें। क्या करें? उस रिएक्शंस को क्या करें? बैलेंस। क्यों बैलेंस करें? एक रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे? फॉलो करे। एक रिएक्शंस को बैलेंस करना क्यों रिक्वायर्ड है? इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रिएक्शन वाई केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस किया जाता है? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करे? फॉलो। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा तो वो रिएक्शंस क्या किया जाएगा? क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसे किसी तरह से, बहुत सारे प्रोसेस हैं उसके थ्रू क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। जैसे हम बैलेंस कर दिए कि भाई N2 प्लस H2, N2 प्लस क्या? H2। ठीक है, और क्या बन जाएगा बताइए? NH3। इसे आप बैलेंस करते हो तो आप क्या करते हो कि यहाँ 2 से मल्टीपल कर देते हो। ठीक है,
यहाँ कितना से मल्टीपल करते हो 3 से। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस। अब आप मास निकालोगे तो आप क्या देखोगे? आप मास निकालोगे तो क्या देखोगे? यहाँ 28 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 ग्राम आ जाएगा, और यहाँ जब आप निकालोगे तो 2 × 14 + 1 × 3, आप इसे टोटली कैलकुलेट करोगे तो 34 ग्राम आ जाएगा। ये भी आप देखोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 34 ग्राम। बताइए तो अब मास दोनों बराबर है कि नहीं? यहाँ रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास के क्या है? बराबर है। यानी कि अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन मेरा लिखा हुआ क्या है? अब सही है। यहाँ लिखा हुआ क्या था मेरा? गलत था। बात समझ में आ गई? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं, अगर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात की जाए, टाइप्स ऑफ किसकी बात की जाए? केमिकल इक्वेशन। हालांकि अलग अलग तरह के स्केलेटन इक्वेशन, रिएक्शंस की बात करें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में देखा जाए तो 2 तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, 2 तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? अनबैलेंस्ड क्या? केमिकल, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक को हम कहेंगे क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों में क्या है? ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम अनबैलेंस्ड की बात करें, पहले किसकी बात करें? अनबैलेंस्ड, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट सेम। हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड क्या छोटे? प्रोडक्ट आर नॉट सेम। नॉट क्या? सेम। अगर किसी इक्वेशंस के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स के एटम और किसके एटम? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अगर एटम का नंबर अगर सेम नहीं है, एटम का नंबर अगर क्या नहीं है? सेम नहीं है, तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा? अनबैलेंस्ड। जैसे ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम। जस्ट लाइक नाइट्रोजन कैगो, यहाँ कैगो, यहाँ हाइड्रोजन कैगो, यहाँ कैगो, क्या दोनों तरफ रिएक्टेंट के एटम सेम हैं? तो इसे हम कहेंगे क्या? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या बात होती है? हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ एटम ऑफ किसके? रिएक्टेंट्स एंड क्या? रिएक्टेंट्स एंड कोची? प्रोडक्ट्स आर क्या? सेम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स क्या रहेंगे? सेम। और जब सेम रहेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे बताइए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या नाम देंगे उसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे इस एग्जांपल को आप समझिए, नाइट्रोजन क्या है गो? यहाँ क्या है गो? यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ क्या है गो? 3 दूनी का 6। बात समझ में आ रही है? तो ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जबकि ये रिएक्शन कैसा कहलाएगा? अनबैलेंस्ड। तो पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ये केमिकल इक्वेशन हमने लिखा Mg + O2 = क्या? MgO। ये एक रिएक्शन, ये हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखा। क्या लग रहा है, ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस्ड है। इसे हम कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है अलजेब्रिक मेथड, एक तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, एक होता है उसको हम बोलते हैं हाफ आयन मेथड। क्या बोलते हैं उसको? हाफ आयन मेथड। ठीक है, तो वो सारे तरीके होते हैं। हम जब सीखेंगे तो 2 तरीके से सीखेंगे, एक अलजेब्रिक मेथड से सीखेंगे और एक क्या सीखेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। और हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या यूज करेंगे? सबसे ज़्यादा हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। उसमें 2-4 हम ट्रिक्स याद रखेंगे और उन्हीं 2-4 ट्रिक्स के नंबर, मतलब उन्हीं 2-4 ट्रिक्स के हेल्प से हम सारे रिएक्शंस को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिक्स क्या होंगी ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल, इस रिएक्शंस को ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम यहाँ क्या है? यहाँ क्या है?
तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन क्या गो है, यहाँ क्या गो है, आप ध्यान से देखिएगा हर रिएक्शन में एक साइड ये जो ऑक्सीजन है वो किस नंबर में है, इवन नंबर है, और ऑक्सीजन किस नंबर में है, ऑड नंबर में है। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि दोनों तरफ वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। दोनों तरफ किस नंबर में कन्वर्ट हो जाए, हम ऑक्सीजन को दोनों तरफ किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इवन नंबर में। जैसे यहाँ तो इवन नंबर है, यहाँ भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इवन नंबर में। और इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल। किसी भी नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीपल, 2 से। अब 2 से मल्टीपल करेंगे कैसे, क्या 2 से मल्टीपल यहाँ करेंगे, बताइए, ये MgO है, ये कोई चीज़ है MgO, तो क्या 2 से मल्टीपल यहाँ करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो फिर फार्मूला में चेंजिंग आ जाएगा। क्या इसके पीछे करेंगे, ऐसे 2 यहाँ करेंगे, नहीं। जब भी हम मल्टीपल करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीपल करेंगे तो हमेशा कंपाउंड के कहाँ करेंगे, बताओ, आगे। समझ में आया। और आगे करेंगे, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमने ये 2 से मल्टीपल किसके लिए किया था, लेकिन ये केवल ऑक्सीजन के लिए मल्टीपल नहीं हुआ, ये किसके लिए भी हो गया, यानी कि यहाँ जैसे ही 2 से हमने मल्टीपल किया तो ऑक्सीजन तो 2 ही हो ही गया, मैग्नीशियम भी अब क्या हो गया, 2 गो। हमने किसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल किया था, ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन उसके साथ साथ, तो जब मैग्नीशियम 2 हो गया और इधर आप देख रहे हैं कुछ ही है, तो इसे भी कितना करना पड़ेगा, तो क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीपल कर दें। अब ये जो बना, अब ये कैसा रिएक्शन बन गया, बताइए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब समझ में आया। जैसे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को हम समझाते हैं। जैसे N2 है, N2 की रिएक्शन किससे हुई है, H2 से, ठीक है, और बना कुछ ही है ये NH3। क्या बना है ये NH3, इसे हमें बैलेंस करना है। आपको ध्यान क्या देना है, देखिए, एक तो चीज़ है कि यहाँ N2 क्या गो है, यहाँ क्या गो है, आपको क्या लग रहा है, बताइए, इधर ये कौन सा नंबर है, आप दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक को, या तो नाइट्रोजन या तो किसी को भी पकड़िए। चलिए मान लो कि मेरा मन है कि हाइड्रोजन को ही पकड़ ले, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या गो है, यहाँ क्या गो है, तो इधर कुछ ही है, इवन नंबर है, इधर कुछ ही है, तो इसे ओड नंबर में इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इवन। तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ मल्टीपल करिएगा, 2 से करिएगा, कहाँ करिएगा, तो यहाँ 2 से कर दें। अब 2 से कर दिए तो हाइड्रोजन क्या हो गया, टोटल 3 दूनी का, और इधर क्या केवल बचा है 2, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 6, तो 6 से हम कर दिए, सॉरी 3 से कर दिए। अब 3 से कर दिए, देखे तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन क्या हो गया, क्या हो गया, बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए कोई लड़का कहा था कि नहीं सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन क्या है, यहाँ क्या है, ये किस नंबर में है, इवन, इकोची है, तो क्या करें, यहाँ 2 से गुना करें, 2 से गुना करने से क्या होगा, तो नाइट्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी का, तो हाइड्रोजन करना पड़ेगा 6, क्या करें, तो क्या बैलेंसिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया, और बोलिए हाँ या ना, लिख लीजिए। चलिए आज के लिए।